नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र चौहान और ट्रू हिस्ट्री प्रोजेक्ट की हमारे अमर क्रांतिकारी सीरीज में आप देख रहे हैं नासिक में जन्मे अमर क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर के संघर्ष की वीर गाथा का 5वां भाग। जब सावरकर काले पानी की सजा काट रहे थे तो अंडमान की सेलुलर जेल के कुछ अनुभवों ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने देखा कि मुस्लिम पहरेदार हिंदू कैदियों से कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आते थे। वो हिंदू कैदियों के धार्मिक क्रियाकलापों और मान्यताओं का मजाक उड़ाते और यातनाओं से बचाने का लालच देकर उनके धर्मांतरण का प्रयास करते। सेलुलर जेल में आने के 1.5 साल के भीतर सावरकर ने जबरन हिंदू से मुसलमान बनाने के खिलाफ पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इस कारण उन पर जानलेवा हमले भी जेल में हुए। सावरकर को इस बात का भी काफी अफसोस था कि हिंदू से मुसलमान बने कैदी को दोबारा हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए बाकी हिंदू कैदी ही तैयार नहीं थे। इसी समय 1915 में आर्य समाज के पुरोधा और गदर आंदोलन के क्रांतिकारी भाई परमानंद भी गदर आंदोलन के कई अन्य कैदियों के साथ सेलुलर जेल लाए गए। भाई परमानंद झेलम के पास चकवाल जिले से थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में हिंदुओं को वैदिक धर्म के आधार पर संगठित करने का काम किया था और वो गदर आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में थे। उनके आने के बाद सावरकर के हिंदू समाज में संगठन और एकता संबंधी विचार और भी मजबूत हो गए। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था और भारत में ब्रिटिश सरकार को यह महसूस हुआ कि भारतीयों को यह दिखाने की जरूरत है कि ब्रिटिश सरकार उनकी फिक्र करती है। इस पृष्ठभूमि में उस समय के भारत मंत्री लॉर्ड मोंटेग्यू भारत के राजनीतिक कैदियों के भी विचार जानना चाहते थे। 5 अक्टूबर 1917 को सावरकर ने मोंटेग्यू को अपनी याचिका में लिखा, अगर भारत को गणतंत्र में स्वायत्त साझेदार बनने की इजाजत दी जाती है और वायसराय काउंसिल में भारतीयों का बहुमत होता है तो मैं सामाजिक कार्य और शुद्धिकरण की दिशा में काम करूंगा। अगर सरकार सोचती है कि मैं अपनी रिहाई के लिए यह सब लिख रहा हूं तो मेरा नाम काटकर बाकी राजनीतिक कैदियों को सेलुलर जेल से रिहा कर दिया जाए। सावरकर की ये याचिका भी रद्द कर दी गई। लंबे समय तक यातनाओं का बाकी कैदियों की तरह विनायक के शरीर पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। विनायक सावरकर का वजन कोई 10 किलो कम हो गया था, फिर भी वो लगातार भारी काम की यातना सहते रहे। अंडमान में मलेरिया होना और इससे कैदियों की मौत होना एक आम सी बात थी। जब सावरकर को 1918 में मलेरिया हुआ तो भयंकर कमजोरी की हालत में उन्होंने मृत्यु का स्वागत करती हुई एक कविता लिखी, आओ मृत्यु यदि तुम पहले ही आने के लिए चल दी हो, स्वागत यह पुष्प कांपते हुए मुरझा जाएंगे, यह रसीले अंगूर सूख जाएंगे, परंतु मुझे क्यों तुम्हारा डर हो। भयंकर कमजोरी की हालत में विनायक का अगला 1 साल जेल के अस्पताल में गुजरा। उनकी गिरती सेहत को देखते हुए और उन्हें मृत्यु के निकट पाकर जेल प्रशासन ने उनके परिवार वालों को उनसे मिलने की इजाजत दे दी। मई 1919 में उनकी पत्नी यमुनाबाई और छोटे भाई नारायण राव उनसे मिलने पहुंचे। नारायण अब एक डेंटिस्ट थे और उनका विवाह हो गया था। इस भावुक मुलाकात के बीच सावरकर को खबर मिली कि मन में सावरकर भाइयों की रिहाई की उम्मीद लिए बड़े भाई बाबा राव की पत्नी येशुबाई का 3 महीने पहले ही देहांत हो गया था। इस समय भारत में राजनीतिक तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही थी। भारतीय राजनीति के पटल पर एक नए सितारे का उदय हो रहा था जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। कांग्रेस के नरम दल के नेता गोखले की 1915 में मृत्यु हो गई थी और राष्ट्रवादियों के सिरमौर कहे जाने वाले
गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक भी अपने जीवन के आखिरी चरण में थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारियों के भयंकर दमन के कारण राजनीतिक मैदान एक तरह से खाली ही था। इसी समय चंपारण और खेड़ा के सत्याग्रह से भारत भर में गांधी को एक अलग तरह के नेता के रूप में पहचान मिलने लगी थी। रोलट एक्ट के विरोध में गांधी का सत्याग्रह काफी हद तक सफल रहा था। फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारत भर में ब्रिटिश राज के विरुद्ध असंतोष एक नए स्तर पर पहुंच गया और अगले साल असहयोग आंदोलन ने गांधी को कांग्रेस का निर्विवाद नेता बना दिया। 1919 के आखिर में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के संवैधानिक सुधारों की घोषणा हुई और सरकार ने कई राजनीतिक कैदियों की आम माफी की घोषणा की। अरविंद घोष के भाई बरीन घोष, गदर आंदोलन के क्रांतिकारी भाई परमानंद, खुदीराम बोस के हाथों में बम देने वाले हेमचंद्र कानूनगो, 1911 में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकवाने वाले और फिर गदर आंदोलन में भाग लेने वाले उम्र कैद की सजा पाए सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे कैदियों को इस शर्त पर सेलुलर जेल से छोड़ा गया कि वो राजनीति और क्रांतिकारी गतिविधियों से दूर रहेंगे और अगर उन पर फिर से देशद्रोह के आरोप सिद्ध हुए तो उन्हें बाकी सजा काटने के लिए अंडमान जेल या किसी भी अन्य जेल में डाल दिया जाएगा। अब अंडमान जेल में बस 30 कैदी ही बचे थे, जिनमें गणेश सावरकर भी थे और विनायक सावरकर भी। फिर 20 मार्च 1920 को विनायक सावरकर ने भारत सरकार को एक और याचिका भेजी। भारत सरकार इस पर विचार करने के लिए तैयार थी, पर जॉर्ज लॉर्ड के नेतृत्व वाली बंबई प्रांत की सरकार ने लिखा कि वो सावरकर भाइयों की सजा में किसी भी तरह की छूट दिए जाने के पक्ष में नहीं है। बंबई सरकार का कहना था कि सावरकर भाइयों को आम माफी की स्कीम से बाहर रखना चाहिए। अंडमान जेल से बाहर आए सचिंद्र नाथ सान्याल ने आश्चर्य जताया कि उन्होंने और विनायक ने एक जैसी याचिकाएं दायर की, पर सान्याल को छोड़ दिया गया, जबकि विनायक अभी तक अंडमान में थे। बंबई में कई नेताओं ने सावरकर की रिहाई के लिए 75,000 हस्ताक्षरों वाली याचिका बंबई की सरकार को सौंपी। मोहनदास गांधी ने भी अपने यंग इंडिया अखबार में 26 मई 1920 को सावरकर बंधुओं की रिहाई के लिए आवाज उठाई। 12 जुलाई 1920 को अंडमान निकोबार के चीफ कमिश्नर को भारत सरकार का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था कि महामहिम वायसराय सावरकर बंधुओं को क्षमादान देने के लिए तैयार नहीं है। लंबी बीमारी के कारण सावरकर बहुत कमजोर हो गए थे। फिर भी जब अगस्त 1920 में उन्हें लोकमान्य तिलक की मृत्यु की सूचना मिली तो उनकी सलाह पर ज्यादातर कैदियों ने सेलुलर जेल में ही उपवास रखकर तिलक को श्रद्धांजलि दी। वो तिलक ही तो थे जिन्होंने सावरकर को श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा दी जा रही स्कॉलरशिप पर लंदन भेजने में भूमिका निभाई थी। जब सावरकर भाइयों में सबसे छोटे नारायण नवंबर 1920 में अपने भाइयों से मिलने अंडमान पहुंचे तो विनायक सावरकर ने अपने छोटे भाई से कहा कि उनके बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। इसके बाद 26 फरवरी 1921 को एक विधायक रंगास्वामी अय्यर ने सावरकर बंधुओं की रिहाई के लिए 50,000 हस्ताक्षर वाली याचिका का अभियान चलाने का प्रस्ताव बॉम्बे असेंबली में रखा। इस तरह के प्रस्ताव का विरोध करते हुए असेंबली के एक सदस्य कर्नल सर उमर हयात ने कहा कि अगर सभी हत्यारों को छोड़ा ही जाना है तो जेलों को बंद कर देना चाहिए। इसी बीच मई 1921 के आखिर में सरकार ने अचानक सावरकर भाइयों को अंडमान जेल से किसी भारतीय मुख्य भूमि की जेल में रखने का आदेश दिया। दोनों भाइयों को एसएस महाराजा नाम के जहाज में चढ़ाया गया और 26 मई 1921 को आखिरकार उन्हें लिए जहाज कलकत्ता के तट पर पहुंचा और दोनों भाइयों को अलीपुर जेल की अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया।
एक सप्ताह बाद विनायक को रत्नागिरी और बाबा राव को बीजापुर जेल भेज दिया गया। 19 अगस्त 1921 को सावरकर ने फिर से सरकार को याचिका भेजी। 23 नवंबर 1921 को सरकार ने एक बार फिर उनकी याचिका खारिज कर दी। सावरकर के प्रयासों से रत्नागिरी जेल में राजनीतिक कैदियों के लिए टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार किए गए। कागज कलम मिलने पर यहीं पर उन्होंने कमला, गोमांतक और सप्तऋषि जैसी कालजयी रचनाओं को पूरा किया। उधर बीजापुर जेल में बाबा राव को रोज 35 पाउंड गेहूं पीसना पड़ता था। उनकी पहले से खराब तबीयत और भी बिगड़ गई और जनवरी 1922 में उन्हें साबरमती जेल भेजा गया। जब नारायण बाबा राव से मिलने साबरमती पहुंचे तो जेल के डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि बाबा राव के बचने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। आखिरकार सरकार ने सितंबर 1922 में बाबा राव को जेल से रिहा कर दिया। उन्हें स्ट्रेचर पर जेल से बाहर लाया गया। 1923 में विनायक सावरकर को रत्नागिरी जेल से पूना की येरवड़ा जेल भेज दिया गया। आखिरकार सरकार उन्हें इस शर्त पर जेल से रिहा करने पर राजी हुई कि वो रत्नागिरी जिले से बाहर नहीं जाएंगे और अगले 5 वर्ष तक किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे और इस 5 वर्ष की अवधि को बाद में भी बढ़ाया जा सकेगा। लंदन में विक्टोरिया टर्मिनल से मार्च 1910 में गिरफ्तारी के बाद 5 जनवरी 1924 को विनायक दामोदर सावरकर को 13 साल और 10 महीने बाद जेल से सशर्त रिहाई मिली थी। एक शर्त यह भी थी कि उन्हें बिना वारंट के कभी भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकते थे और बाकी सजा काटने के लिए जेल भेज सकते थे। जब सावरकर जेल से बाहर आए तो उनके स्वागत के लिए केवल एक व्यक्ति डॉक्टर आर.एस. भट्ट उपस्थित थे। उसी दिन वे बंबई में अपने छोटे भाई नारायण राव के घर गए और अपनी पत्नी यमुनाबाई को जेल में मेहनताने से मिली कुल कमाई के 3 चांदी के सिक्के दिए। 8 जनवरी 1924 को रिहाई की शर्त के अनुसार वो रत्नागिरी पहुंचे। उनकी संपत्ति 1910 में जब्त कर ली गई थी, डिग्रियां छीन ली गई थी, किताबों के बिकने पर पाबंदी थी और उनके सामने परिवार को पालने की समस्या थी। फरवरी 1924 में उनके वित्तीय संकट का मामला बंबई प्रांत की विधानसभा में उठा। जब मई 1924 में उन्हें सम्मान स्वरूप 101 रुपए का पुरस्कार भेजा गया तो पुलिस ने उच्च अधिकारियों को लिखा कि ये उनकी रिहाई की शर्तों का उल्लंघन है और उन्हें फिर से जेल में डालने पर विचार होना चाहिए। रत्नागिरी में प्लेग के मामले सामने आने पर उन्हें जून 1924 में 3 महीने के लिए नासिक जाने की अनुमति मिल गई। नासिक में मराठी नाटककार वामनराव जोशी ने उन्हें स्वतंत्रता वीर सावरकर कहकर उनका स्वागत किया और ये वीर शब्द सदा के लिए उनके नाम के साथ जुड़ गया। जेल से हाउस अरेस्ट के बीच के 13.5 वर्षों में सावरकर ने मुख्यतः 3 चीजों पर काम किया: क्रांतिकारियों का विचारधारा के स्तर पर सम्मान, जाति प्रथा का विरोध और हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को सामने लाना। नासिक में बिताए 3 महीनों के दौरान सावरकर ने अस्पृश्यता के विरोध में भाषण दिए और जाति प्रथा को मानवता के नाम पर एक धब्बा बताया। नासिक से रत्नागिरी लौटते समय सावरकर बंबई में रुके और यहाँ उनकी खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना शौकत अली से भेंट हुई। उस समय सावरकर हिंदू से मुसलमान बने लोगों को फिर से हिंदू बनाने के लिए जारी शुद्धि आंदोलन के पक्ष में लेख लिख रहे थे। मौलाना शौकत अली चाहते थे कि सावरकर शुद्धि आंदोलन से दूरी बनाएं। सावरकर ने जवाब में कहा कि अगर मौलाना खिलाफत आंदोलन से दूर हो जाएं तो वो भी शुद्धि आंदोलन से दूरी बना लेंगे, पर मौलाना ने खिलाफत आंदोलन से दूरी बनाने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच बात हिंदू मुस्लिम एकता से निकलकर
इतिहास में हिंदू मुस्लिम लड़ाइयों और कोहाट, दिल्ली व गुलबर्गा के दंगों पर आ गई। कड़वाहट बढ़ने पर बातचीत बेनतीजा खत्म हुई और आखिर में दोनों ने अपना अपना काम जारी रखने का ऐलान किया। तमाम बंदिशों के बावजूद सावरकर ने क्रांतिकारी मार्ग से अपना नाता नहीं तोड़ा। उन्होंने 1924 में कलकत्ता के क्रांतिकारी गोपीनाथ शाह की प्रशंसा की, जिन्होंने कलकत्ता के बदनाम पुलिस अधिकारी चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का असफल प्रयास किया था और फांसी की सजा पाई थी। लाला लाजपत राय की लाहौर में लाठीचार्ज से मृत्यु होने पर सावरकर ने 20 दिसंबर 1928 को उत्तेजक लेख लिखा और रत्नागिरी में आयोजित एक शोक सभा में सावरकर ने लालाजी के योगदान पर उत्साहपूर्ण शब्दों में कहा कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि उन्हीं की तरह काम करके दी जाएगी। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद अपने क्रांतिकारी संगठन HSRA में आने वाले नए सदस्यों से विनायक दामोदर सावरकर की जीवनी भी पढ़ने की उम्मीद रखते थे। अपनी जेल डायरी में भगत सिंह ने अपनी लिखाई में सावरकर की पुस्तक हिंदू पद पादशाही के 6 उद्धरण नोट किए हैं। इसके अलावा श्रद्धानंद पत्रिका में आतंक का असली अर्थ नामक सावरकर के लेख को भगत सिंह और उनके साथियों ने अपनी कीर्ति पत्रिका में 1928 में ज्यों का त्यों प्रकाशित किया। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह और उनके साथियों के साथ जेल में बंद क्रांतिकारी जतिन दास राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल कर रहे थे। 13 सितंबर 1929 को भूख हड़ताल के 64वें दिन जतिन दास की मृत्यु हो गई। गांधी जी ने अपने लेखों में साफ कहा कि वो जतिन दास की तारीफ नहीं करेंगे। सावरकर ने श्रद्धानंद पत्रिका में नवंबर 1929 में लिखा कि जिस युवा की कश्मीर से रामेश्वरम तक तारीफ हो रही है, गांधी उसे संबोधित करने का नैतिक साहस जुटाकर उसे अब्दुल रशीद की तरह शहीद जतिन या वीर जतिन या फिर भाई जतिन कहकर क्यों नहीं पुकार रहे हैं। भगत सिंह को फांसी दिए जाने की खबर के तुरंत बाद सावरकर ने उनकी याद में एक कविता लिखी जो समूचे महाराष्ट्र में शहीद की श्रद्धांजलि सभा में गाई गई। 15 फरवरी 1930 को उन्होंने काकोरी मामले में शहीद अशफाक उल्लाह खान की याद में जानता छे प्यारा अशफाक अर्थात लोकप्रिय अशफाक नामक एक लेख भी लिखा था। इसी दौरान भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा देवी या दुर्गा भाभी सावरकर बंधुओं के यहाँ ठहरी थी। नारायण राव की पत्नी शांता ने भेष बदलने के लिए दुर्गा देवी को 9 गज लंबी मराठी साड़ी बांधना सिखाया और दुर्गा अपने 8 वर्षीय पुत्र हरि को बाबा राव के घर पर छोड़ गई थी। खुद महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद अंग्रेज पुलिस से छुपने के दौरान एक बार बाबा राव के घर पर मेहमान रहे थे। 25 मार्च 1933 को बंबई के एम्पायर सिनेमा पर एक बम फेंका गया जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। कुछ दिनों बाद 6 अप्रैल 1933 को उसी स्थान पर विस्फोटकों से भरी एक बोतल फेंकी गई परंतु धमाका नहीं हुआ। पुलिस ने बाबा राव को गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चला पर सबूतों के अभाव में वो बरी हो गए। हालांकि विशेष अध्यादेशों के प्रावधानों के अधीन वो फिर से गिरफ्तार हुए और 2 महीने जेल में रहे और उन पर मई 1937 तक किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों या जनसभाओं में शामिल न होने और नासिक नागरी क्षेत्र तक सीमित रहने की पाबंदी लगा दी गई। 27 अप्रैल 1934 को धोबी तालाब बंबई में ऑक्सिलियरी फोर्स इंडिया के एक वारंट ऑफिसर स्विट्जरलैंड पर हमला हुआ जिसमें रत्नागिरी के वामन बाबूराव चौहान को 7 वर्ष की कड़ी सजा हुई। स्विट्जरलैंड शूटिंग केस के बाद 7 मई 1934 को सावरकर गिरफ्तार किए गए। उनकी घर की तलाशी और कागजात जब्त किए गए और 2 हफ्तों बाद सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ा गया।